नाज़रीन आदाब, में हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस। नायब सदर जमहूरिया के लिए एनडीए की उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दिल्ली दौरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। महाराष्ट्र के वजीर आला नायब वज़ीर आला ने सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर के एनडीए उम्मीदवार मुंतखब होने पर दी मुबारकबाद। अबू आसिम आजमी का जलगांव दौरा। जामने हुजूमी तशद्दुद में हलाक सुलेमान खान के अहले खाना से की मुलाकात। मामले को वजीर आला से रुजू करने का दिलाया यकीन। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में बारिश का कहर। मुंबई के कई नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। बीएमसी ने लोगों को चौकस रहने का दिया मशवरा। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के गवर्नर और नायब सदर के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज दिल्ली पहुंचे। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी और भूपेंद्र यादव, राम मोहन नायडू, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और दीगर ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए का उम्मीदवार करार दिया है। यह फैसला बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में लिया गया। मंगल को होने वाली एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद हो सकते हैं। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सीपी राधाकृष्णन का शुमार बीजेपी के सीनियर लीडरों में किया जाता है। 20 अक्टूबर 1957 को त्रिपुर, तमिलनाडु में पैदा हुए राधाकृष्णन की सियासी जिंदगी आरएसएस और जनसंघ से वाबस्ता रही है। इसी दौरान नायब सदर के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि इनकी अवामी खिदमत और वसी तजुर्बा हमारी कौम को बहुत खुशहाल करेगा। मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वो इसी लगन और अज़म के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे जिसका उन्होंने हमेशा मुजाहरा किया है। नायब सदर के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान होने के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को कोल्हापुर से राजभवन पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। फडणवीस ने कहा कि एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का ऐलान करने पर हम इन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रियासत के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के नायब सदर जमहूरिया उम्मीदवार बनाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो सीपी राधाकृष्णन को मुबारकबाद देते हैं और इनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। शिंदे ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन एक तजुर्बेकार शख्स है और इन्हें यकीन है कि वो इस ओहदे पर भी पूरी तरह फिट होंगे। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी जिनकी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एनडीए का घटक पक्ष होने के नाते शिवसेना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को शिवसेना का पूरा समर्थन है और पूरा उनको सहयोग है। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि उनकी जीत बड़ी जीत होगी
और निश्चित रूप से उनको लंबे समय का जो संसदीय कार्य का अनुभव है, महाराष्ट्र के राज्यपाल पद का जो अनुभव है, उनके उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल में ये बहुत ही कारगर साबित होगा और देश को उसका फायदा होगा। और इसलिए हम शिवसेना उनके साथ है और इसीलिए मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा कैंडिडेट, एक देश के लिए काम करने वाला सच्चा इंसान उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। शिवसेना यूपीटी के एमपी संजय रावत ने कहा कि नायब सदर के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बीजेपी लीडर रहे। इस दौरान संजय रावत ने इशारा दिया कि नायब सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद भी नायब सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार खड़ा करने पर गौर करेगी। ये क्या सवाल है क्या? सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के जरूर राज्यपाल हैं। 1 साल से वो महाराष्ट्र की गवर्नर की कमान संभाल रहे हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन जी ने मेहनत की है। वहां के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। आरएसएस जनसंघ के साथ उनका रिश्ता है, जनसंघ के साथ काम किया है। तो पार्टी केडर के आदमी है, यो बीजेपी के, कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर पार्टी केडर का आदमी इस पद पर बैठा है और जो आरएसएस से जुड़ा है, तो आरएसएस और बीजेपी में उनके नाम पर सहमति हुई और उनका नाम आने से जरूर महाराष्ट्र के राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर का उम्मीदवार बनाने के ऐलान पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर फैसला सियासी मफादात से जुड़ा रहता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है तो महाराष्ट्र के लिए वो जो जुड़ा उनकी पार्टी का निर्णय है। हमें खुशी की क्या बात है, उनकी पार्टी का कैंडिडेट है, भाई चुनाव है। आप कह रहे महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं। हाँ। अभी वो सब महाराष्ट्र के लिए नहीं, तमिलनाडु के लिए भैया। इट इज फॉर तमिलनाडु, क्योंकि इनका जो रवैया है ना अभी एसआईआर का, उधर भी जाना है उनको। तो फिर तमिलनाडु के लोगों को बता देखो हम लोग कितने उदार अंतःकरण के। भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय सामाजिक या क्वालिटी करके नहीं लेती है। अपोजिशन के वोट चोरी के इल्जामात के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वजाहत पेश की। रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम में इलेक्शन कमीशन पर एतमाद की कमी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ बीजेपी का एतमाद जीतने के लिए काम कर रहा है। देखिए, संविधान का हवाला कौन दे रहा है, मैं बिल्कुल माफी के साथ कहूंगी, पर सच्चाई सच्चाई होती है। संविधान का हवाला कौन दे रहा है? संविधान का हवाला वो इलेक्शन कमीशन दे रहा है जिसने पार्टी नाम और सिंबल हमारी पक्ष का, जिनने पार्टी के साथ गद्दारी की, उन्होंने लेकर उन्हीं लोगों को दे दिया जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की। आज तक 2.5 साल से ऊपर हो गया है, हम सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तक उसका निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपर्टी हुआ है। दिन ब दिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, अपने मनमाने काम हो रहा है। अब उनका सच दुनिया के सामने पर्दाफाश हुआ है, तो इनको इस तरीके की तीखी मिर्च लगी है, जिस वजह से आज हमने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे स्पष्ट पूछना चाहूंगी, आज जनता आपसे पूछ रही है कि 40 लाख मतदाता ऐड हो जाते हैं, 4.4% राइज होता है लोकसभा से विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में। वहां महाराष्ट्र की जनता ये सवाल पूछ रही थी कि इतना एडिशन, आपने उसको दरकिनार किया, उसको जवाब देना नहीं उचित समझा। फिर आपसे पूछा गया इतने मल्टीपल डुप्लीकेशन ऑफ एपिक आईडीज हैं, मल्टीपल एपिक आईडीज हैं, सिमिलर घर में इतने हजारों लोगों की तादाद में वोटर रजिस्टर किए हुए हैं, वो किस तरीके से लाजमी है, उसको भी आपने दरकिनार करने का।
समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने जलगांव का दौरा किया, जहां उन्होंने जामनेर हुजूमी तशद्दुद मामले में हलाक किए गए सुलेमान खान के अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर अबू आजमी ने जामनेर पुलिस स्टेशन पहुंचकर FIR कॉपी हासिल की और केस की तफसीलात भी पुलिस ऑफिसरान से ली। अबू आसिम आजमी ने कहा इस मामले पर वो महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। जुल्म बढ़ता जा रहा है, बहुत जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं जाके बात करूंगा CM साहब से, लेकिन मुझे उम्मीद नजर नहीं आती। अगर ऐसे ही होगा तो फिर क्या होगा? हम कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, वकीलों से बात करेंगे। हम इस देश के रहने वाले हैं, हमारा देश है ये, हमको यहाँ किराएदार नहीं, हम मालिक हैं यहाँ के। और ये किस तरह मारा बच्चे को, बेचारे को, उसको उठा के ले गए 4 लोग, 4-5 घंटे तक उसको इतना मारा, पेशाब पिलाया उसके बदन में डंडे डाले और बेचारा चिल्लाता नाखून निकाल दिया उसका, और लाके घर के पास मार रहे हैं। और एक दूसरा आदमी उसका कहता है अभी बहुतों को मारेंगे। इतनी हिम्मत उनकी हो गई है। कानून अपना काम नहीं कर रहा है। ये कानून के रखवाले जो है ना चुपचाप बैठे हुए हैं। बहुत सीरियस लिया मैंने इस चीज़ को। मैं जाकर मुंबई में क्या कर सकता हूँ करूँगा, और मुझे पूरी हमदर्दी इनसे है। वकील करेंगे, इसमें SIT की मांग की जाएगी। देखते हैं कितनी बातें सरकार सुनती है। हमारी मांग यह है कि कुछ नाम दिए हमको इन लोगों ने, उन सबकी गिरफ्तारी होना ही चाहिए। FIR किसने किया है? आपने किया। अगर ये कह रहे हैं तो आप उनको गिरफ्तार कीजिए। आप इंक्वायरी क्या कर रहे हैं? आप ये आई विटनेस है। ये कोई मतलब हुआ क्या? ये आई विटनेस बोल रहे हैं, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मांग हमारी है कि SIT बनना चाहिए। सामाजिक कारकुन और सहाफी एडवोकेट राम प्रसाद मानियार परभनी जिले के पालम नगर पंचायत के तरक्याती कामों में करोड़ों रुपए के घपले के बारे में ठोस सबूतों के साथ वकालत कर रहे हैं। इस दौरान वो कई बार भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। पालम से लेकर परभनी, मुंबई से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक वो इस बदउनवानी को लेकर भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। लेकिन चूंकि पूरे निजाम ही करप्ट है, इसलिए इस केस का नतीजा किसी न किसी वजह से टाल दिया जा रहा है। इसलिए राम प्रसाद मानियार ने 14 अगस्त 2025 से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसी दौरान जिला कलेक्टर ने इनसे जाती तौर पर मुलाकात की और कार्रवाई की यकीन दहानी कराई और तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ तादीही कार्रवाई का यकीन दिलाया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ रियासतों में मौसलाधार बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कई अजला में बारिश ने तबाही मचाई है। मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर भी मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नशीबी इलाकों में भी पानी दाखिल होने से मुकामी लोगों को मसाइल का शिकार है। बारिश की वजह से मुंबई के कई नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की सूरत हाल बरकरार है। शहर में दरख्त गिरने और दीवारें गिरने के वाकयात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। इस दौरान महकमा मौसमियात ने कहा कि मुंबई में मजीद 24 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात ने इस दौरान अवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। मुंबई में मुसलसल मौसलाधार बारिश की वजह से रियासती हुकूमत अलर्ट मोड पर आ गई है। महाराष्ट्र के वजीर और मुंबई मजाफात के सरपरस्त वजीर आशीष शेलर ने आज BMC के डिजास्टर कंट्रोल रूम का दौरा किया और बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। शेलर ने बताया कि महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके पेश नजर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत भर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक जायजा मीटिंग बुलाई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया अगले 2 रोज तक मुकम्मल हाई अलर्ट रहेगी। आशीष शेलार ने शहरियों से अपील की है कि वो बिला जरूरत अपने घरों से बाहर ना निकले और इंतजामिया की वार्निंग पर अमल करें। मैं स्वयं आज मुंबई महानगर पालिका के डिजास्टर मैनेजमेंट कक्ष में स्वयं यहाँ आया हूँ। माननीय आयुक्त गगरानी साहब, सभी एडिशनल कमिश्नर, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रमुख, इन सबके साथ पूरी ब्यौरा और जानकारी ली है। एक बैठक भी हमने अभी यहाँ पर की और पूरी घटनाओं का ब्यौरा लेकर जो चीज़ें ध्यान में आई है उसमें कुछ सूचनाएं भी हमने वहाँ पर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुंबई में माननीय आयुक्त जी से चर्चा करके
सुबह के समय पर जो स्कूल में बच्चे हमारे गए हैं वो सही सलामत घर वापसी उनका हो, इसके लिए सभी यंत्रणाओं को, पुलिस हो, बीएमसी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, बीएसटी हो, रेलवे हो, उनको सूचना दी गई है। दोपहर मुंबई के चेंबूर के सह्याद्री नगर में मिट्टी के तोड़े गिरने का वाकया पेश आया है। सह्याद्री नगर में 2 से 3 मकानात को नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह है कि इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस हादसे का वीडियो फुटेज भी सामने आया है। नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के मुताबिक जिला में पिछले 4 दिनों से जारी जोरदार बारिश की वजह से नदियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। गुंजाइश से ज्यादा पानी जमा होने से नांदेड़ के विष्णुपुरी डैम से पानी के अखराज में मजीद इजाफा किया गया है। आज बरोज़ पीर सुबह 11:40 पर डैम का एक और गेट खोला गया। इस तरह कल 9 गेट पानी के अखराज के लिए खोल दिए गए हैं। डैम से पानी के अखराज के सबब नदी के निचले इलाकों में रहने वाले शहरियों को एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने और मुतल्लिका इंतजामिया की हिदायत पर अमल करने की ताकीद की गई है। पिछले 4 दिनों से नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के मुतादिद अजला में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। आज हम लोग मौजूद है विष्णुपुरी डैम, जो नांदेड़ का सबसे बड़ा डैम है। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से जो इजाफी पानी है, गुंजाइश से ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से डैम इंतजामिया ने 9 दरवाजे खोल करके बड़ी मिकदार में पानी जो है सो गोदावरी नदी में बहाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से नदी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और 9 गेटों से जो पानी जो बड़ी मिकदार में नदी में आ रहा है वो इस तरह से गोदावरी नदी का हिस्सा बन रहा है। तो ज़िला इंतजामिया ने लोगों से इस बात की अपील की है कि जो लोग नदी किनारे रहते हैं, जो गांव बस्ती के लोग रहते हैं, वो अलर्ट हो जाए और किसी भी वक्त जो सो मजीद और गेट खोलने का भी यहाँ पे इशारा दिया गया है। पूरे जुमला 16 गेट है विष्णुपुरी डैम में, उनमें से अब 9 गेट खोले जा चुके हैं और ये इतला मिली है कि अगले चंद घंटों के अंदर मजीद जो सो दीगर गेट भी खोल के बड़ी तादाद में पानी छोड़ा जाएगा। तो किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ये कहा गया है कि वो अलर्ट रहे, एहतियात बरते, पानी के करीब न जाए। और इसी तरह मुख्तलिफ जो मुकामात पर सैलाबी सूरत हाल बनी है, जहाँ लोग परेशान हैं, लोगों को जो है सो राहत और बचाव के काम के लिए भी प्रशासन जो पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। और इंतजामिया ने मुकामी जो राहती टीम है, उसके अलावा NDRF की टीमों को भी यहाँ पे जो सो मदद किया है और वो लोग भी राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। मैं मुंसिफ टीवी के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान। पिछले 2 दिनों से अकोला जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिला के मुख्तलिफ डैम और नदियों में भरपूर पानी भर गया है। कई इलाकों में ज्यादा बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। इस बीच जहां एक तरफ ट्रैफिक निजाम मुतासिर हुई, वहीं आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देगलूर में भी बारिश ने कहर ढा दिया है। इस दौरान 3 दर्जन से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए हैं, जिससे मवेशी किसान बालाजी शंकर को शदीद माली नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से मालेगांव इदगीर में कई राब्ते सड़कें बंद हो गई हैं। मानियार नदी और लेंडी नदी की सतह पर अचानक इजाफा हो गया। पोलीस स्टेशन देगलूरतर्फे आम्ही पोलीस निरीक्षक मारुती मुंडे जनतेस आवाहन करतो आहे की मागील 4 दिवसापासून संततधार पावसामुळे देगलूर तालुक्यात व जिल्ह्यात व आजूबाजूच्या जिल्ह्यामध्ये पूरग्रस्त परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। आज घडीला उदगीर तालुका के धड़कनाल बोरगांव में पानी दाखिल हो गया, जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई देहात पानी में घेरे हुए हैं। धड़कनाल पुल पानी में डूब जाने की वजह से उदगीर से मुकरमाबाद दिगलूर जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर बंद है। बोरगांव के करीब नदी ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है और देहातों में पानी दाखिल हो गया है, जिससे मकानात और किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है।
गावाच्या भोवताल असलेली जी घरं सखल भागात आहेत त्या घरांमध्ये साधारणतः 3 ते 5 फुटापर्यंत पाणी जमा झालेलं आहे आणि त्यामुळं त्या ग्रामस्थांच्या सगळ्या संसारोपयोगी वस्तू, त्यांचं साहित्य, त्यांचं पशुधन यावर मोठा परिणाम झाला आहे. बऱ्याच ठिकाणी पशुधन जाग्यावरच बांधलेल्या स्थितीमध्ये पाण्यात बुडून मृत्यू पावला आहे, तर काही ठिकाणी ते वाहून गेलेले आहेत, ते पत्ता आहे. आणि त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी किरकोळ पडझड झाली. मुंबई में तैनात सब इंस्पेक्टर कृष्णा आत्माराम जोशी दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। देवना पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर कृष्णा आत्माराम जोशी को घर में ही दिल का दौरा पड़ा। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।